हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। माय नेम इज सलोनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय सलोनी पठान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि अब फिलहाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसका जिसका एक इक्वली इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जो कि जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, interview and means exams के लिए, and also for the law professionals equally important, वो कहीं भी उसको रेफर कर सकते हैं। The name of the judgment is Directorate of Revenue Intelligence versus Rajkumar Arora and others 2025 Supreme Court. The judgment is delivered by Honorable Justice J.P. Pardiwala. This is the two judges bench judgment, and it is delivered on 17th April 2025. ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि बेसिकली ये जो जजमेंट है ये एनडीपीएस एक्ट के ऊपर है, दैट इज द नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। बट हम यहाँ एनडीपीएस एक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एक इशू को रेज किया गया था जिसका जिसका रेलेवेंस है सीआरपीसी से, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो कि पीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये रेफर करता है सेक्शन 216 सीआरपीसी को, दैट इज ऑल्सो रेफर टू सेक्शन 239 बीएनएसएस। इसमें दो इश्यूज को डिस्कस किया गया था। फर्स्ट डिस्कस किया था द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्टर अंडर सेक्शन 216 सीआरपीसी, एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें जो रेज किया था वो ये था, क्या हम जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, स्टेज आगे चार्ज फ्रेम हो गया, क्या उसके बाद हम एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं? क्या और जो डिलीट है, क्या हम एक 216 सीआरपीसी में जो हमने चार्ज फ्रेम कर दिया है हियरिंग के बाद, क्या हम उस चार्ज को डिलीट कर सकते हैं? ये दो मेन इश्यू थे, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चार्ज। The meaning of charge is defined under Section 2B of the CRPC Criminal Procedure Code 1973, and also simultaneously refers Section 2F of the BNSS. Charge means the head of charge, containing more heads than one. This is the basic definition, but not a clear the ये definition को clear नहीं करता है। चार्ज का मतलब क्या है? हम आसान भाषा में समझते हैं। चार्ज का मतलब ये है कि अगर कोई भी केस स्टार्ट हुआ है किसी एक्यूज के अगेंस्ट, उस पर कोई भी आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग कोई भी सेक्शंस लगे हैं जिसमें उसने क्राइम किया है, तो उन सेक्शंस को स्पेसिफाई किया जाता है चार्ज में। हियरिंग पे देखा जाता है, जो भी उस टाइम अवेलेबल होते हैं एविडेंस, उसमें देखा जाता है क्या ये क्राइम उसने किया है, प्राइम ऑफिस से ही हम देखते हैं। अगर प्राइम से एविडेंस होते हैं तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल स्टार्ट होता है। और चार्ज की स्टेज क्या है? चार्ज की स्टेज भी जब चार्ज स्टार्ट होता है वहीं से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल इज द स्टेज ऑफ द चार्ज। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की। चार्ज का बेसिक जो असेंशियल पर्पस है वो क्या है कि कोर्ट को एक्यूज को या प्रोसिक्यूशन को पता होना चाहिए कि किस ऑफेंस के बारे में हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे। ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसके बारे में या तो कन्विक्शन होगा या अक्विटल होगा, दो ही चीज होगी चार्ज फ्रेम होने के बाद। 216 आरपीसी जो टर्म है ऑल्टर, ऑल्टर जो टर्म है उसमें ऑल्टर का मतलब क्या है? अगर हम इंग्लिश मीनिंग में जाए, टू मॉडिफाई करना, टू चेंज करना। ऑल्ट्रेशन मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन अनदर। एक एक अगर हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि सेक्शन 323 आईपीसी का सपोज ए के ऊपर 323 आईपीसी सिंपल हर्ट का चार्ज लगा है, लेकिन अब चार्ज फ्रेम चल रहा है, चार्ज फ्रेमिंग पे हियरिंग चल रही है। अब कोर्ट को लगता है नहीं, इसने सिंपल हर्ट नहीं किया, इसने ग्रीवियस हर्ट किया है, दैट इज सेक्शन 325 सीआरपीसी, 325 आईपीसी, इफ नॉट आई एम रॉन्ग, उसमें ग्रीवियस हर्ट है। तो अगर वो देखा जाए, अगर उसको लगता है सिंपल हर्ट नहीं, उसने ग्रीवियस हर्ट किया, तो यहाँ पे चार्ज का ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, दैट इज 323 टू 325 आईपीसी, दैट इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ऑल्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अल्टीमेटली आप डिलीट कर रहे हो चार्ज को,
चार्ज का सिंपल मतलब, ऑल्ट्रेशन का सिंपल मतलब यही होता है, मॉडिफाई करना, चेंज करना, उसमें कुछ वेरी करना कुछ सब डिग्री में, the subject matter सेम होना चाहिए. The section 216 CRPC clause 1, that is say any court may alter or add into any charge before at any time before the judgment is pronounced. That means court जो है may alter, the expression is may alter or add to any charge, मतलब कोई भी चार्ज को वो ऑल्टर कर सकता है. अगर पहले जो भी चार्जशीट, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो भी चार्जेस लगाए हैं, जो भी सेक्शन आईपीसी के अकॉर्डिंग लगे हैं, उसमें प्राइमा फेसी जो एविडेंस है उस पे जो हियरिंग होगी चार्ज पे, उस पे देखा जाएगा क्या वो चार्ज ठीक है. तो उसमें अगर नहीं है तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, या और कोई न्यू ऑफेंस भी बन रहा है तो उसमें उस चार्जेस को ऐड किया जाए. कब किया जा सकता है? किसी भी टाइम, लिखा है एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, मीन्स द जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी टाइम हम कर सकते हैं ये. और ये जो एडिशन और ऑल्ट्रेशन है ये सो मोटो कोड करता है. ये जो हम केस पढ़ रहे हैं इसको समझ रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्सेस राजकुमार अरोड़ा में, इसमें दो केसेस पे कोर्ट ने रिलाई किया था, अफर्म किया था. कौन कौन से वो दो केसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम आगे रेफर कर सकते हैं. दैट इज द अनंत प्रकाश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 सुप्रीम कोर्ट. इसमें कोर्ट ने समराइज किया था कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से ऑल्ट्रेशन और ऐड किया जा सकता है 216 आरपीसी में. एंड नेक्स्ट केस जो था वो नालापट्टी श्रीधर रेड्डी, नाला मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नालापट्टी नालापेरेडी श्रीधर रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2020 सुप्रीम कोर्ट, 12 SCC 467. इसमें इस केस में स्कोप ऑफ पावर के बारे में डिस्कस किया था कि क्या पावर है 216 सीआरपीसी में, कोर्ट की क्या पावर है उसको बताया गया. पहला जो टेस्ट है वो ये है, टेस्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर सेक्शन 216 सीआरपीसी, कि हम कब 216 सीआरपीसी की पावर को एक्सरसाइज करेंगे. कब करेंगे? जब कोई भी मटेरियल एविडेंस रिकॉर्ड में होगा तब हम उसके पावर को एक्सरसाइज करेंगे. मतलब अगर प्राइमा फेसी हमें एविडेंस लगता है कि हमें इसमें कुछ ऐड करना चाहिए और सेक्शन आईपीसी को, आईपीसी के सेक्शंस को, या उसमें कुछ और जो चार्जेस ऑलरेडी फ्रेम्ड है उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो अगर कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस कोर्ट को लगता है तब वो करेगा. सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है ऑल्टर और ऐड कब कब किया जाए, जब कोई डिफेक्ट हो, या तो और जब हम जो भी चार्ज फ्रेम ऑलरेडी है, चार्जशीट फ्रेम की है, जब कोर्ट ने चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब चार्जशीट फाइल की है, तब अगर कोई भी डिफेक्ट है या कुछ भी ऐसा समथिंग लेफ्ट आउट, जब कुछ भी छूट गया है जब चार्ज फ्रेम करते टाइम, तब हम ऑल्ट्रेशन एडिशन कर सकते हैं या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. थर्ड वन इज कि कोई प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए जिसको एक्यूज हो, और जो भी चार्ज फ्रेम करते हैं वो एक्यूज को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. मतलब कि को एक्यूज को पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये फेयर ट्रायल का प्रोसेस है, फेयर इन्वेस्टिगेशन है, फेयर ट्रायल होना चाहिए. पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर हमने एक्यूज को नहीं बताया. क्यों? क्योंकि वो अपना डिफेंस कैसे लेगा फिर. इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों उसको पता होना चाहिए. जब भी कोई भी एडिशन या ऑल्ट्रेशन हो रहा है उसको मतलब उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए कि उसको, कि वो अपना डिफेंस ना ले पाए ऑल्ट्रेशन एडिशन की वजह से. इशू था इस केस में वो ये कहता है कि क्या चार्जेस फ्रेम हो जाने के बाद कोर्ट जब डिस्चार्ज कर सकता है, दैट मीन्स वेदर आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड एक्यूज्ड could be discharged or his charges could be deleted to an application. मतलब क्या एक्यूज जैसे चार्ज फ्रेम हो गया, अब क्या एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 227 ऑफ द सीआरपीसी, और क्या जो चार्ज फ्रेम किया उसको डिलीट किया जा सकता है ये एप्लीकेशन लगा के 216 सीआरपीसी. ये एक इशू है जो मेन इशू है, इसके बारे में हम अब आगे के ऊपर कोर्ट ने रिलाई किया लेटेस्ट जजमेंट को, रीसेंट जजमेंट को, दैट इज के रावी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2024 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में क्या डिस्कस किया है कोर्ट ने? इस केस में कहा है कि नो राइट टू द एक्यूज, एक्यूज के पास कोई राइट नहीं कि वो फ्रेश एप्लीकेशन लगाए डिस्चार्ज की, एक बार अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं. अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो
उसके बाद वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। सेक्शन 216 सीआरपीसी की पावर ही एक्सरसाइज कब की जाएगी? वो तभी की जाएगी जब हम चार्ज फ्रेम करेंगे सेक्शन 228 से। चार्ज फ्रेम या तो एडिशन ऑल्ट्रेशन, इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता फिर। तो एडिशन ऑल्ट्रेशन कब होगा? जब चार्जेस फ्रेम होंगे। तो चार्जेस फ्रेम होंगे तो इसका क्या होगा? जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो या दो ही कंक्लूजन होंगे, या तो अक्विटल होगा या कन्वेक्शन होगा। डिस्चार्ज तो हो नहीं सकता। स्टार्ट तो तब होता है जब चार्जेस फ्रेम होने से पहले, कि चार्ज मेंटेनेबल ही नहीं है उस पे, कि जब चार्ज की हियरिंग चल रही थी तब वो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो तभी होता, अब नहीं हो सकता। समराइज दिस जजमेंट। नंबर वन इज ऑल्टर जो है वो डज नॉट इंक्लूड द टर्म डिलीशन, because the reason behind is this that अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती ट्रायल कोर्ट को एम्पावर करने की, वो डिलीट कर सकता है चार्ज को, तो वो एक्सप्रेसली स्टेट करता अंडर सेक्शन 216 आरपीसी, जो कि वो उसने नहीं किया। एक्सप्रेसली और अनएम्बिगुअसली स्टेट करता हूँ, बट उसने वो नहीं किया। तो इसका मतलब कि वो ऑल्टर ऑल्टर जो टर्म है उसमें ऑल्टर जो टर्म है उसमें डिलीशन वर्ड इंक्लूड नहीं है। इसलिए हम जब चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद उस चार्ज को या तो सिर्फ ऑल्टर, सिर्फ चेंज कर सकते हैं, या उसमें एडिशन कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है कि वाज द चार्ज फ्रेम्ड, इट डज नॉट डिस्चार्ज, मतलब कि एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो वो डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। आइदर इट लीड्स टू कन्विक्शन और अक्विटल, दो ही केसेस होंगे, थर्ड केस नहीं होगा। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है चार्ज का? चार्ज का पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस जो है वो क्या है? जस्टिस करना, जस्टिस देना किसको? सोसाइटी को। अक्यूज को जस्टिस दिलाना। अगर इनजस्टिस हुआ है अक्यूज के साथ तो इक्वल राइट होना चाहिए, दोनों के पास इक्वल राइट होगा, प्रोसिक्यूशन पे भी, विक्टिम पे भी और एक्यूज पे भी, कि उसने क्राइम किया है तो उसको सजा मिले, पनिशमेंट मिले, सोसाइटी उसको पनिश करेगी। अगर क्राइम नहीं किया है तो उसको अक्विटल हो। डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जैसा जजमेंट एक्सप्लेन किया गया है, आपको इस जजमेंट के बारे में सब समझ में आया हो, जो भी इस में इशू फ्रेम किए गए थे उस उन इश्यूज के बारे में आपको सब समझ में आया हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के साथ, लॉ प्रोफेशनल्स के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।